बड़े भाई की शादी पर हम दोनों बहनें बाजार शॉपिंग करने गईं, मगर वापसी पर मेरी 14 साला बहन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि मेरी बहन कोमा में चली गई। 2 साल मेरी बहन अस्पताल में पड़ी रही। एक दिन अचानक अस्पताल से कॉल आई कि जल्दी से अस्पताल आएं, आपकी बहन हामला हो गई है और बड़ी तकलीफ में है। ये खबर सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैं भागती हुई अस्पताल गई। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया था? मैंने जल्दी से सीसीटीवी कैमरे की वीडियो निकलवाई, मगर वीडियो देखकर मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने तो उसी वक्त पुलिस को बुलवा कर, मुझे लगा कि कमरे की छत हम पर आ गिरी हो और उसके मलबे तले हम सब दब कर रह गए हों। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। लम्हा बलम्हा सबकी जर्द पड़ती रंगत देखकर उस औरत ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास हम सबकी तरफ बढ़ाया, मगर हम में से किसी ने पानी ना लिया। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त तो सबके हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर हालत कुछ ऐसी थी कि पानी की बूंद भी गले से नहीं उतरती थी। ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ यूं अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ आवाजें, कुछ इंकशाफात ऐसे होते हैं जो हमारे कानों में पड़े तो ऐसा लगता है कि किसी ने पिघला हुआ शीशा हमारे कानों में उंडेल दिया हो। ये खबर सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मौत की खबर मुझे सुनाई जा रही है, मगर शायद मुझे मेरी मौत की खबर भी सुनाई जाती तो मुझे इस कदर अफसोस और दुख नहीं होता जितना अब हो रहा था। कुछ लोग हमारी जिंदगियों में इतने अहम होते हैं कि उनके दुख तकलीफें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब ये खबर हमें सुनाई गई थी, ये खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जैसे ही हमें ये खबर मिली, हम सबको सांप सूंघ गया और हम बेयकीनी से एक दूसरे की शक्ल तकने लगे। ऐसा लग रहा था हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। भला ऐसे कैसे हो सकता था? कैसे मुमकिन था? यहाँ तक सोचते ही सोचते तो हमारे जहन माउफ होने लग जाते थे। बहरहाल ये तो पक्का था कि जो कुछ हुआ था वो यहाँ इसी जगह हुआ था, क्योंकि मेरी बहन तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी, बल्कि वो तो एक तरह से यहाँ कैद थी। और वो ये कैद पिछले 2 साल से काट रही थी, और न जाने उसे कितनी ये कैद काटनी थी। उसका फैसला तो तकदीर के हाथों में था। इस कैद से निकलना उसके बस में नहीं था। फिर कैसे मुमकिन था कि वो ऐसा कुछ कर जाएगी? हम सब की जिंदगियां यकसानियत का शिकार हो गई थी, मगर अचानक हमारी जिंदगियों में ऐसी हलचल हो गई कि हम में से किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा हादसा था कि सबकी अकल दंग रह गई थी और हम हैरानों परेशान हो गए थे। हैरानी और परेशानी भी दो छोटे लफ्ज हैं। इस वक्त जो हमारी हालत थी वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। जब मेरी 16 साला बहन इरम 2 साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली गई थी, उस वक्त हमारे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मगर अब ऐसा लगता है इस सदमे से भी बड़ा ये सदमा है जब हॉस्पिटल में कोमे की आदत में पड़े पड़े उसके अंदर तब्दीली महसूस होने लगी थी। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया। तब डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हो गए। उनके लिए भी ये बात नामुमकिन थी कि 2 साल से कोमे में पड़ी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वो हम सबको धोखा दे रही थी? कोई ऐसा खेल रचा रही थी जिससे हम सब अनजान थे? हमसे कोई बदला ले रही थी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मगर बात आकर वही रुकती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा धोखा कि दुनिया को अगर इल्म हो जाता तो क्या होता? ये सोचकर ही मुझे चिरचिरी आ रही थी। मैं अब भी उसके मासूम चेहरे को तक रही थी। वो अब भी सुकून से लेटी हुई थी। मुझे उस पर तरस आता था। न जिंदों में शुमार था उसका और न मुर्दों में शुमार था। अब अचानक जब हमें पता चला पिछले 2 साल से इरम जो बेड पर लेटी है और कोमे में है, मगर अब वो हामला हो गई है, ये खबर हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। हमें यकीन नहीं आ रहा था, न कुछ समझ पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। हम सब घर वापस आ गए। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से फोन आया और डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरा नाम अनीला और मेरी बहन का नाम इरम है। हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। हमारे घर में अम्मी और अब्बू, हमारे 2 बड़े भाई और मेरी बहन इरम रहती थी। हम सब आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। हम दोनों बहनों की आपस में बहुत बनती थी। हम दोनों बहनें एक कलब दो जान थी।
हमारी दोस्ती मिसाली थी, कभी भी हमें बाहर कोई दोस्त बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इरम बहुत खूबसूरत थी और हर कोई उसको रश्क की निगाह से देखता था। मैं भी खूबसूरत थी, मगर जो बात इरम में थी वो मुझ में नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कभी कोई दुख या कोई गर्म हवा हमें छूकर नहीं गुजरी थी। घर में हमारे बड़े भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। अभी शादी में 2 माह पड़े थे, मगर घर की पहली शादी थी। हम सब बहुत खुश थे, खासकर मैं और इरम। दूल्हे की बहन की हैसियत से हमें सबसे अच्छा लगना था। हम सब हर रोज शॉपिंग पर जाते थे। हम दोनों बहनों ने सारे ड्रेसेस एक जैसे बनवाए थे। शादी, मायो, मेहंदी, वलीमा, सारे फंक्शन में हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनना चाहते थे। अब्बा और भाइयों ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की थी, कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसाया था। मगर ये भी सच है कि हम दोनों भी फजूल खर्च नहीं थे। मगर इस बार भाई की शादी पर दिल खोलकर खर्चा करवा रहे थे। अम्मी अगर डांटती तो अब्बा बोलते थे, इन्हें मत डांटो, ये उनका हक है। हम सब बेचैनी से आने वाली खुशियों के मुंतजिर थे, मगर हमें मालूम नहीं था कि हमारे मुंतजिर तो दुख और गम है। जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन इरम की सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी और वो बहुत खुश थी और बोल रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब घर चलते हैं। और मैं उससे लड़ रही थी कि अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके अब घर जा रही हो, अभी तो मेरी शॉपिंग रहती है। मगर उसने जिद की तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जो रोड के उस पार खड़ी थी। जब हम बाजार से घर वापस जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। इरम ने उसको रोकने का इशारा भी किया। उसे लगा वो दौड़कर सड़क क्रॉस कर जाएगी और गाड़ी इशारा समझकर रुक जाएगी। हम थोड़ा पीछे थे, इरम हमसे आगे आगे जा रही थी। तभी वो कार बगैर रुके इरम को जोरदार टक्कर मारते हुए चली गई। फिजा में एक बुलंद चीख गूंजी जो इरम की थी, और उसके बाद हमारी चीखें एक साथ गूंजी थी। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी कि चलकर देख सकूं मेरी बहन किस हाल में है, जिंदा बची भी है कि नहीं। एक अजीब खौफ मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को कोई डर, कोई खौफ होता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता, इस डर से कि कहीं वो अपनी सबसे प्यारी हस्ती को खो ना दे। उस वक्त मुझे भी वही डर सता रहा था। देखते ही देखते वहां लोगों का हजूम लग गया। सबने मेरी बहन को घेर लिया। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी। अम्मी तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर गई थी। लोग उन्हें उठा रहे थे, कोई उनको पानी पिला रहा था तो कोई उनके मुंह पर पानी की छींटे मार रहा था कि अम्मी होश में आ जाए। मैंने एक नजर अम्मी की तरफ देखा, मगर मुझे उस वक्त इरम की ज्यादा परवाह हो रही थी। जबकि भाई पार्किंग में गाड़ी के साथ खड़े थे। शोर मचाने पर भाई भी वहां आए, वो भी दंग रह गए। इरम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी कि लड़की सांस ले रही है, इसकी नब्ज चल रही है, फौरन एम्बुलेंस बुलवाओ। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। चीजें, अम्मी, मैं, भाई कब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बहुत कम उम्मीद दिलाई थी कि खून बहुत बह गया है और सर पर गहरी चोट लगी है, मगर हम फिर भी ऑपरेशन करते हैं। हो सकता है ऑपरेशन में ये बच जाए, मगर ये भी हो सकता है कि ये कोमा में चली जाए। ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। अब्बा और मेरे दूसरे भाई भी अस्पताल पहुंच गए थे। अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इरम अब्बा की बहुत चहीती और फर्माबरदार बेटी थी। मुझसे अपने माँ बाप की हालत नहीं देखी जा रही थी। अंदर इरम का ऑपरेशन हो रहा था और बाहर हमारी सांसें उखड़ रही थी। अम्मी अब्बू का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा लगता था वक्त रुक गया हो, जाने ये वक्त हमने कैसे काटा था। और ऊपर से ये खौफ कि डॉक्टर्स जाने अब हमें कैसी खबर सुना डाले। हमारे अंदर हौसला नहीं था कुछ भी बुरा सुनने का। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन तो हो गया है, मगर मरीजा की हालत बहुत खराब है। आप सब दुआ करें कि 24 घंटे के अंदर इनको होश आ जाए, वरना ये कोमा में चली जाएंगी। डॉक्टर्स वापस जा चुके थे, मगर हमारे लिए नई परेशानी छोड़ गए थे। हम सब ने बहुत दुआएं की। इरम की जान तो बच गई, मगर उसको 2 दिन गुजारने के बाद भी होश नहीं आया, जो बहुत बुरी अलामत थी।
तब डॉक्टर ने जो खबर हमें सुनाई वो बहुत भयानक थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इरम कोमे में चली गई थी। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसे कब होश आएगा? 2 माह भी लग सकते थे, 2 साल भी, और इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है। आप चाहें तो इसे यहाँ रख सकते हैं। अगर आप अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सब घर वाले खामोश हो गए थे। इरम सबकी लाडली थी, हर कोई उससे मोहब्बत करता था। इतने अरमान थे अब उसे भाई की शादी के, मगर एक पल में क्या हो गया था। सारी खुशियां खाक में मिल गई थी। अब्बा भाई इरम को इस अस्पताल से नहीं निकालना चाहते थे। वो पूर्ण उम्मीद थे कि अच्छा इलाज हुआ तो इरम जल्द होश में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा और महंगा अस्पताल था। यहाँ पर इरम का इलाज अच्छे तरीके से चलता, जबकि सरकारी अस्पताल में तो हालात बहुत ही खराब थे। मगर 1 माह तक जब इरम को होश नहीं आया और इस महंगे अस्पताल का बिल 2 लाख बन गया, तो अब्बा ने मजबूरन इरम को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। हम सब में से हर रोज कोई न कोई इरम के पास जाता था। अब्बा और भाई में से कोई न कोई रात इरम के साथ वहीं रहता था। ऐसे 2 माह गुजर गए। भाई को सबने बड़ी मुश्किलों से शादी के लिए राजी किया। भाई कहते थे जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। अब्बा ने भाई को समझाया कि इरम को होश आने में जाने कितना वक्त लग जाए। हम पराई बेटी को ऐसे लटका कर नहीं रख सकते, जबकि शादी की तैयारियां भी दोनों घरानों में मुकम्मल हो चुकी थी। मजबूरन भाई को अब्बा जी की बात मानना पड़ी। भाई की शादी भी हो गई। वैसे नहीं हुई जैसे हम सबके अरमान थे, मगर जैसे तैसे करके हो गई। मैंने उनमें से एक जोड़ा भी नहीं पहना था जो मैंने और इरम ने साथ बनाए थे। मैंने सोचा था जब वो ठीक हो जाएगी तब किसी और फंक्शन में हम दोनों ये कपड़े पहनेंगे। साइमा हमारी भाभी बनकर आ गई थी। साइमा बहुत अच्छी लड़की थी, हमारी कजन भी थी। जल्दी ही उन्होंने हमारा सारा घर संभाल लिया, क्योंकि अम्मी ने इरम का इतना सदमा लिया था कि बीमार रहने लगी थी। अब उनसे कोई काम नहीं होता था। मेरा आधा वक्त पढ़ाई करते गुजरता था तो आधा इरम के पास गुजरता था। मैं उससे बातें करती रहती थी कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। मुझे ऐसा लगता था वो मेरी सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि हो सकता है वो आपकी बातें सुन और समझ रही हो। आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे तो वो जल्दी भी इस कोमे से निकल सकती है। मैं उसकी तरफ दुख से देखकर रह जाती थी। घर में हर वक्त जिसकी वजह से रौनक हुआ करती थी, आज वही सन्नाटों में आ गई थी। वो एक मुर्दा सा वजूद बन गई थी। मैंने खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गई। मेरी आंखों के नीचे शदीद गहरे सियाह हल्के थे जो मेरी रोने की अक्कासी कर रहे थे। अपनी हालत पर गौर करते हुए मेरी आंखों से फिर से आंसू रवा हो गए। जो मेरे एक आंसू पर तड़प जाती थी, आज उसे मेरे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर वो बेचारी भी क्या करती, वो अपने बस में तो नहीं थी। वो खुद से ही बेनियाज थी। मैं इरम के लिए बहुत दुआएं करती। मेरे सजदे लंबे हो गए थे। 1.5 साल गुजर गया था मगर इरम को होश नहीं आया था। अब सब थकने लगे थे। भाई अपनी जॉब और बीवी बच्चों में इस कदर गुम हो गया था कि भूले से भी बहन की खबर लेने नहीं आता था। कसूर उसका भी नहीं था, उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई थी। भाई कभी कभार जाते और अब्बा अम्मा को लेकर जाते। डॉक्टर्स हमें बोलते थे आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पर 24 घंटे सन्नाटा रहता है। जैसे ही इसके अंदर कोई तब्दीली आई हम खुद फौरन आपको इत्तला कर देंगे। इसी दौरान मेरी भी मंगनी मेरे कजन जमशेद से हुई थी। जमशेद अच्छा लड़का था, मुझे अक्सर फोन करता, मुझे हौसले देता। एक जमशेद था जिसे मैं अपने दिल का हाल सुनाती थी। मेरी आंखें बार बार भीग जाती थी। अपनी इकलौती बहन को इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ का बाइस था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो इस कदर तकलीफ में है। एक दिन अम्मी ने भी कहा इससे तो अच्छा था इरम इस हादसे में मर जाती। एक बार ही रोकर हम सब्र कर लेते। जाने कैसी आजमाइश है कि खत्म ही नहीं हो रही। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकती थी। इरम मर जाती तो मैं भी उसके साथ ही मर जाती। मगर सच कहते हैं कोई किसी के लिए नहीं मरता। जिंदगी में मसरूफियात बहुत बढ़ गई थी। अब्बा बहुत बीमार रहने लगे थे। मैं हर वक्त उनकी तीमारदारी में लगी रहती थी। अम्मी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि अब्बा के काम करती। दूसरे भाई की शादी हो गई, दोनों भाभियां घर संभालती।
अब मैं रोज इरम के पास नहीं जा पाती थी, मसरूफियात बढ़ गई थी। इस हादसे को 2 साल गुजर गए थे। जब एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आई, मैं खुश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि इरम को होश आ गया है, मगर फोन पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और मैं अस्पताल आने का कहा। एक बार फिर से मेरे अंदर खौफ जन्म लेने लगा, कहीं इरम। डरते डरते जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमारे लिए एक दिल दहला देने वाली खबर हमारी मुंतजिर थी। ये खबर सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। ऐसा लग रहा था हमारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। जिंदगी इस कदर मुश्किल हो सकती है, मैंने तो कभी इस बात का तस्वुर भी नहीं किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक इरम हामला हो गई थी। ऐसा लग रहा था हमें किसी ने उम्र कैद की सजा सुना दी हो। हमारे पास अल्फाज नहीं थे। इरम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। इसका मतलब था किसी ने उसके बेहोश होने का फायदा उठाया था और उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि बयान से बाहर था। हम किससे शिकायत करते, किसका गिरेबान पकड़ते। हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाते। भाई ने अस्पताल के इंतजामिया से बहुत झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाएं हमारी इज्जत के साथ किसने खिलवाड़ किया है। अब इंतजामिया एकदम घबरा गई, कहा कि सीसीटीवी खराब है, कब से बनवाया नहीं। साफ लग रहा था इन सब में अस्पताल के लोग भी शामिल हैं। कोई डॉक्टर या वार्ड बॉय कुछ नहीं कह सकते, मगर जो भी हुआ इसी अस्पताल में हुआ। ये लोग डर रहे थे कि अगर मुजरिम की खोज की तो उनके अस्पताल की बदनामी होगी। भाई को ठंडा करने की बहुत कोशिश की गई, मगर भाई ने पुलिस की धमकी दी तो अस्पताल वाले डर गए। हम सब घर आ गए। मैं इरम के साथ रुकना चाहती थी, मगर भाई सख्त गुस्से में था, इसलिए मुझे भी अपने साथ वापस लाया। बोला यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बीमारी से बिस्तर पर पड़ी लड़की के साथ ये सब कर सकते हैं। तो इससे आगे भाई कुछ नहीं बोल पाया। अब्बा और अम्मा का भाइयों से इस बात पर बहुत देर तक बहस मुबासा होता रहा। बड़े भाई का कहना था कि पुलिस को खबर करते हैं, अस्पताल वालों पर केस करते हैं। अब्बा और छोटे भाई बस जिद थे कि ऐसा नहीं करेंगे, इससे अस्पताल की इंतजामिया का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी, लोग हम पर थू थू करेंगे। और मैं ये सोच रही थी कि इस सब में इरम का क्या कसूर था। अब भी दुनिया हम पर थू थू करेगी, जबकि हमारी लड़की तो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी, 2 साल से जिंदा लाश की तरह पड़ी है। क्या हर हाल में कसूरवार लड़की के घर वाले होते हैं? अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। मेरा दिल खून के आंसू तो रो रहा था। मुझे इस बेहिस दुनिया और इसके जालिम लोगों पर गुस्सा आ रहा था। 2 दिन ही मुश्किल से गुजरे थे कि अस्पताल वालों का फोन आया कि आकर इरम की लाश ले जाए। सब एकदम सख्ते में आ गए। अचानक इरम को क्या हुआ था? हम तो आस लगाए बैठे थे कि वो अब ठीक हो जाएगी, मगर वो तो सारे दर्द सहकर दुनिया छोड़कर चली गई थी। इरम को आखिरी बार घर लाया गया। वो 2 साल बाद घर आ रही थी और वो भी इस हालत में कि हमारी रूह तक कांप गई। सफेद लिबास में लिपटी हुई वो सुकून से सो रही थी। ऐसे लगता था वो सदियों से नहीं सोई थी, मगर अब उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून ही सुकून था। ऐसे लगता था वो अपनी जंग जीत गई है। इरम भी इस जिंदगी से लड़ लड़कर थक गई थी, मगर मैं क्या करती। अपनी बहन के बगैर मेरी जिंदगी वीरान और खाली हो गई थी। हम दोनों बहनें नहीं सहेलियां भी थी। क्या क्या अरमान, ख्वाहिशात और ख्वाब थे जो अब सब खत्म हो गए थे। वो मट्टी तले दफन हो गई, कुछ नहीं बचा था और मैं इतनी बेबस थी कि कुछ नहीं कर सकती थी। दिल चाहता था कि मैं भी मर जाऊं, इरम के पास चली जाऊं। मैं एकदम पागल हो गई थी। मेरी भाभी मुझे संभाले हुए थी। इरम का सफर इख्तिताम को पहुंचा था और वो इतने दर्द सहने के बाद जान की बाजी हार गई थी। इरम को जब भाई दफन करके आए तो वो भी धाड़े मार मार कर रोए थे और अम्मा के गले लगकर उनके कान में कहा, हमारी बहन इस दुनिया से चली गई है इसलिए कि कहीं उसकी जान से इसके भाइयों की बदनामी ना हो। अम्मी बार बार बेहोश हो जाती थी। ये बात सिर्फ हम घर वालों को ही पता थी कि सिर्फ इरम की मौत नहीं हुई, उसके साथ पल रहे एक नन्हे जान की भी मौत हो गई है। हम सब जानते थे ये सब हॉस्पिटल की इंतजामिया ने किया था, उस आदमी ने जिसको पकड़े जाने का डर था। डॉक्टर के मुताबिक इरम का ऑक्सीजन पाइप उतर गया था,
इसलिए उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई और वो जिंदगी की बाजी हार गई थी। मगर हम जानते थे कि इरम का ऑक्सीजन मास्क जानबूझकर उतारा गया था ताकि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और वो लोग भी जानते हैं, हम मिडिल क्लास घराने के लोग हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लब सी लेंगे, रो धोकर चुप कर जाएंगे। मगर ये लोग नहीं जानते कि इस दुनिया में लाख हमारे मुंह बंद कर दिए जाएं, एक मासूम इंसान को मौत के घाट उतारा जाए और पैसे और ताकत की बुनियाद पर गरीबों को दबा दिया जाए, मगर रोजे हशर इन सबको अपने अमाल का और अपने किए का हिसाब देना होगा। मेरे वालिदैन उन नामालूम आदमियों को बद्दुआएं देते देते इस दुनिया से चले गए। बेहिस इंसान जिसने एक पल के लिए अपनी कार नहीं रोकी और इरम को टक्कर मारकर चला गया और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। और दूसरा वो जलील आदमी जिसने उसकी इज्जत के साथ खेला था और उसे इस दुनिया से चलता किया था। ऐसे जालिम और सफाक इंसान बसते हैं इस दुनिया में। भाई अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, मेरी भी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मगर आज भी मेरा दुख